हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री का जो है क्लास 6 से 12, उसमें हम भूगोल का कक्षा 7 देखने वाले हैं। इसमें हम पेज नंबर 29 से पेज नंबर 43 तक देखेंगे। इससे पहले हम कक्षा 6 का भूगोल जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है एवं इसका जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उसमें जाके एनसीईआरटी 360 डिग्री का सारे वीडियो देख सकते हैं। आगामी सभी एग्जाम के लिए जो है ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई4, बीएसएससी, इन सब के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और हाँ, यदि आप बिहार स्पेशल पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया है। उसमें मैंने खान सर का और एडिटोरिया का दोनों बुक कंप्लीट किया है और एक ही प्ले लिस्ट में उसको डाल दिया हूँ। तो उसका प्ले लिस्ट आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, कृपया उसको भी देख लें, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कक्षा 7 का पहला अध्याय है पर्यावरण, और इसको हम पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसमें जो है कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वे सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि का निर्माण मानव ने किया है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि क्योंकि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी इसका आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए हवा प्रदान करता है, पीने के लिए जल प्रदान करता है और खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। इसीलिए पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। अगला प्रश्न है, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। तो कार का धुआं जो है वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। ये तीनों ऑप्शन जो इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। ये चारों ऑप्शन जो है इसका सही है। ये चारों चीज जो है पर्यावरण के अंतर्गत शामिल होते हैं। उनमें मनुष्य है, धरातलीय स्थलाकृति है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं। ये चित्र के माध्यम से समझाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के प्राकृतिक घटक नहीं है। पर्यावरण के प्राकृतिक घटक कौन नहीं है। तो ये है धर्म। धर्म जो है पर्यावरण से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के मानव निर्मित घटक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है पर्यावरण के मानव निर्मित घटक नहीं है। उद्योग, स्मारक और पार्क। पर्यावरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अब बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। ये तीनों जो है बिल्कुल सही है।
चौथा प्रश्न है, ये कुछ छूटा है लगता है। इसका आंसर देना भूल गया था, बाकी कुछ नहीं छूटा है, विश्लेषण नहीं दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कन्फ्यूजन में था। यह है चौथा प्रश्न। मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। इसमें जो है कौन सा कथन सही है? ओहो हो, समझ गया। सॉरी इतना टाइम वेस्ट करने के लिए आपका। ये जो है ना, इसमें ये 7 नंबर प्रश्न है, इसमें 3 कथन यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों कथन सही है और चौथा कथन जो है यहाँ पे है। चौथा कथन है, मानवीय पर्यावरण में मानव परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। ये कथन भी इसका सही है। ये है चौथा कथन है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4, ये चारों कथन जो है इसका बिल्कुल सही था। मैंने ये क्वेश्चन के रूप में समझ लिया था, इसी में डाउट हो रहा था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों इसमें सत्य है। क्या है? जीवीय सजीव प्राणियों का संसार होता है जैसे पादप एवं जंतु, और जीवीय निर्जीव पदार्थों का संसार होता है जैसे स्थल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनर से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है पड़ोस। पड़ोस इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसमें जो है केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये दोनों कथन जो इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थल मंडल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 2 और 3 नंबर कथन जो है इसमें सही है। केवल 2 और 3 नंबर कथन इसमें सही है। ये है, यह पहाड़ जो है मैदान, यह पहाड़ पठार मैदान घाटी आदि ऐसी विभिन्न स्थाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। और दूसरा है, इस पर जो है स्थित शिलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो इसका डी नंबर राइट आंसर है इनमें से सभी। यानी स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन जो इसमें सही है। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पारितंत्र को सही तरीके से परिभाषित करता है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है, जीवों का समुदाय जो है और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कथन 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सत्य है। 1, 2 और 3 कथन तीनों जो है सत्य है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जो है अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। बिल्कुल सही है। जीवधारियों की आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ये भी सही है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से
ताल का भी एक पारितंत्र होता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 जून को। 5 जून को। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय पद्धति का अर्थ होता है? वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका वस्तु विनिमय पद्धति का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। इसी को हम वस्तु विनिमय पद्धति कहते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति वह पद्धति है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है और उसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, उसी को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। अगला प्रश्न है, समय के साथ मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये चारों कथन जो है इससे संबंधित सही है। जिसके परिणाम स्वरूप जो है फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थानीय जीवन जीना सीख लिया, और पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ और व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। और तीसरा है, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। और चौथा है कि सूचना क्रांति जो है, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। यानी इसका जो है डी नंबर राइट आंसर है इनमें से सभी, 1, 2 और 3 और 4। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें जो है 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। यह एक गतिशील ग्रह है, इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का आंतरिक भाग में संदर्भ में पृथ्वी के आंतरिक भाग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल 3 नंबर कथन इसमें सही नहीं है, अब बाकी सब सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो क्या है 3 नंबर कथन? कि पर्वती की मोटाई जो है महाद्वीपीय संहति में 5 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 35 किलोमीटर तक है। ये कथन जो है इसका सत्य नहीं है। अब बाकी ऊपर का दोनों कथन सत्य है कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं, जो सबसे पतली परत होती है। ये जो है बिल्कुल सत्य है। अगला है, यह एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सकेंद्री परतों से बनी है। ये कथन भी इसका सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों। विश्व की सबसे गहरी खाद दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई जो है खान है गहरी खान, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, जिसकी गहराई जो है लगभग 4 किलोमीटर है। दूसरा है, इस खान को तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। और तीसरा असत्य है, इसलिए ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। महासागरीय परपटी सिलिका एवं आयरन से बनी होती है। ये कथन इसका सत्य नहीं है, ये बिल्कुल गलत कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी सुमेलित नहीं है। इसका विश्लेषण देखते हैं। यह महाद्वीप संहति में जो है 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से
सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी C से सिलिका और L से एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है, इसलिए इसे सीमे यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। ये तीनों कथन जो पृथ्वी के संदर्भ में बिल्कुल सत्य है कि पृथ्वी के आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपटी है। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है और 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, यानी 6371 किलोमीटर है पृथ्वी की त्रिज्या। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रोड के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है इसमें सत्य है। केवल 1 और 2 नंबर कथन सत्य है कि इसकी त्रिज्या जो लगभग 3500 किलोमीटर होता है और यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निफे कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें जो है कथन 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही है। कथन 1, 2 और 3 जो है इसमें तीनों सही है। कथन 1, 2 और 3 तीनों इसमें सही है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है, आग्नेय सेल, अपसादी सेल एवं कायांतरित सेल। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 नंबर कथन जो है सही नहीं है, अब बाकी सब सही है। तो 2 नंबर है आग्नेय सेल द्वितीयक सेल भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। अब बाकी ये दोनों सही है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि आग्नेय सेल जो है 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी सेल एवं बहिर्भेदी सेल। ये जो है बिल्कुल सही है, बाकी ये 2 नंबर सिर्फ गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना महीन दाने वाली होती है। यह कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। इसमें सही कौन सा कथन है? ऊपर का तीनों जो है सत्य है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आकर तेजी से ठंडा हो जाता है, तब इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। और जब द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, तब अंतर्भेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। और बहिर्भेदी आग्नेय सेल की संरचना जो है महीन दाने वाली होती है, न कि अंतर्भेदी। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है और 4 नंबर असत्य है। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार जो है किस शैलों से बना हुआ है। दक्कन का पठार किस शैल से बना हुआ है? दक्कन का पठार बना हुआ है बैसाल्ट शैल से। बैसाल्ट शैल से जो है दक्कन का पठार बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी कथन जो है सही है। इनमें सभी कथन सत्य है। इग्नियस लैटिन शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि। और दूसरा है रेडिमेंट्री लैटिन शब्द का सेडिमेंटम से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। और मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 नंबर कथन जो इसमें सत्य है और 2 ही कथन दिया हुआ है, दोनों बिल्कुल सत्य है।
लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। और दूसरा है, शैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टानों की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 जो है अवसादी चट्टानों की विशेषता है। और वो है, अवसादी शैलों का निर्माण जो विभिन्न प्रकार के शैल अवसादों के निक्षेपण के द्वारा होता है। और तीसरा है कि ये शैलें अपेक्षाकृत कम कठोर होती है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती है? उच्च ताप एवं दाब के कारण जो है कौन सी शैल कायांतरित शैल में परिवर्तित हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये दोनों जो ऊपर का दिया हुआ है ए और बी, ये दोनों शैल हो सकती है। एक आग्नेय शैल है और एक अवसादी शैल है। अगला प्रश्न है, कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकती है, कायांतरित शैलों में जो है परिवर्तित हो सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ये हो सकती है चिकनी मिट्टी स्लेट में और दूसरा चूना पत्थर संगमरमर में। दोनों बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 3 इसमें सही है। केवल 1 और 3 जो है इसमें सही है। कठोर शैलों का उपयोग जो है सड़क घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। घर को हम घास पढ़ रहे हैं। कठोर शैलों का उपयोग जो है सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। और अगला है, एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें जो है 1, 2, 3 और 4, ये चारों कथन इनमें बिल्कुल सत्य है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। और दूसरा है, आग्नेय शैल जो है छोटे छोटे टुकड़े में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ये भी सही है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल जो है पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये चारों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, इसका विश्लेषण पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। जो उसमें दिया हुआ है कथन में, तो वही कथन जो है विश्लेषण में ही दिया हुआ है। देखिए पूरा है ना, द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बनता है। यह आग्नेय शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। तो यही कथन में भी दिया हुआ है। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। और अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। जो कथन जो दिया हुआ है प्रश्न में, तो उसी को जो है यहाँ पर उतार दिया गया है। मतलब इसका स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। ये प्रश्न कहाँ से लिया गया है किताब में, कौन से पेज नंबर से, कौन से चैप्टर से और कौन से क्लास से, तो उसका स्क्रीनशॉट जो है निकाल के ये इसमें चिपका दिया गया है। इसीलिए जिसमें ज़रूरत होगा उसका मैं विश्लेषण पढ़ूंगा, बाकी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें जो है कथन 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सत्य है। शैल जो है विभिन्न खनिजों से बनी होती है, बिल्कुल सत्य है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, बिल्कुल सत्य है। मानव जाति खनिज का कुछ उपयोग ईंधन के रूप में तो कुछ उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है कि पृथ्वी का स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती है।
कारण है कि पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर है कि कथन जो है सही है, कारण भी सही है तथा कारण जो है कथन का सही व्याख्या करता है। इसका आंसर जो है यही है कि कथन कारण दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा कथन सही है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें जो है केवल 1, 2 और 4 नंबर कथन बिल्कुल सही है। इनमें जो है केवल 1, 2 और 4 नंबर कथन सही है। देख लेते हैं कि जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। दूसरा है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उन्हें जो है बहिर्जनिक बल कहते हैं यानी एक्सोजेनिक फोर्स। और चौथा है भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है स्थल मंडलीय प्लेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है और 2 ही कथन इसमें दिया हुआ है। भूप्रपट्टी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर सामान्य आकार की प्लेटें होती है, बिल्कुल सत्य कथन है। पृथ्वी ये भूप्रपट्टी जो है पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी है। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म सही है। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही है। इसका सी नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों जो है सही सुमेलित है। एंडो यानी अंतःजेनिक माना उत्पत्ति यानी एंडोजेनिक, एक्सो माना बाय, जेनिक माना उत्पत्ति मतलब एक्सोजेनिक। ये दोनों जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वालामुखी से संबंधित निम्न में से कौन सा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से सभी जो है ज्वालामुखी से संबंधित है। यह है क्रेटर, लावा यानी वेंट, मैग्मा, कोस्ट। ये तीनों जो है ज्वालामुखी से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। केवल 1 और 3 नंबर कथन जो इसमें सही है। केवल 1 और 3 नंबर कथन इसमें सही है और बाकी 2 नंबर गलत है। स्थल मंडलीय प्लेटों में के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है जो पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। और तीसरा है कि भूप्रपट्टी पर जो ज्वालामुखी छिद्र को जहां से लावा बाहर आता है क्रेटर कहते हैं। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है भूकंप के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भूकंप के संबंध में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। केवल 1 और 2 नंबर कथन जो इसमें सही है। केवल 1 और 2 नंबर कथन इसमें जो है सही है। देखते हैं वो कथन कौन कौन सा है। भूकंप के संबंध में जो है अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है, बिल्कुल सही है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है, ये भी सही है। ये दोनों कथन जो है भूकंप के संदर्भ में बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भूकंपीय तरंगें जो है 3 प्रकार की होती है, इसमें कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है, इसमें कौन सा भूकंपीय तरंगें नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई नहीं। भूकंपीय तरंगें जो है इनमें से कोई भी नहीं है। भूकंपीय तरंगें जो है 3 प्रकार की होती है। पी तरंगें अथवा अनुदैर्ध्य तरंगें, एस तरंगें अथवा अनुप्रस्थ तरंगें, एल तरंगें अथवा पृष्ठीय तरंगें।
इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है, स्थानीय लोग जो है कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जिसमें शामिल क्या हैं? जिसमें शामिल है इनमें से सभी जिसमें शामिल हैं। तो क्या शामिल है? पहला है जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, दूसरा तालाब में मछलियों की उत्तेजना और तीसरा सांपों का धरातल पर आना। अगला प्रश्न मुझे कुछ गलत लग रहा था। इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है। भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार के तो होते ही हैं और वो तीनों ऑप्शन दिया हुआ ही है। पी तरंग होता है यानी अनुदैर्ध्य तरंग उसको बोलते हैं, एस तरंग इसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, एल तरंग अथवा पृष्ठ की तरंग बोलते हैं। ये तीनों होते हैं, इनमें से जो है डी जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए ऑप्शन। ये काट के यहाँ पर ऑल ऑप्शन होना चाहिए। ये सभी जो है भूकंपीय तरंगे है, ना कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, बाकी देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च मार लीजिएगा। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी है, इसमें जो है ऑल होगा, तीनों होगा। पी तरंगे, एल तरंगे और एस तरंगे जो है भूकंपीय तरंगे होती है। कई व्याख्या में भी वो बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया था। भुज शहर किन राज्य में स्थित है? भुज शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये है गुजरात के कच्छ में। गुजरात में जो है स्थित है, कच्छ जिले में स्थित है भुज शहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 जो है इसमें दोनों सही है। भूकंप का नाममापक एक यंत्र से किया जाता है। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। और दूसरा है, भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1 नंबर कथन जो इसमें सही नहीं है, अब बाकी सब सही है। देखते हैं कौन सा कथन है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है उसका प्रभाव अधिक होता है। ये जो है सही नहीं है, अब बाकी सब सही है। देखते हैं सही वाला भी देख लेते हैं। जिस भूकंप की तीव्रता जो है 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। ये बिल्कुल सही कथन है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है वह वस्तु शक्तिशाली होता है। बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है, बाकी 1 नंबर कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, भूकंप से बचाव की तैयारी होनी चाहिए। भूकंप से बचाव का तैयारी होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी जो है भूकंप से बचाव की तैयारी होना चाहिए। पहला है, सुरक्षित स्थान यानी रसोई के काउंटर या मेज के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में छिप जाएं, भूकंप से आप बच सकते हैं। दूसरा है कि आग वाले स्थान यानी चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम इन सभी से दूर रहना चाहिए। इससे भी आप भूकंप में बचाव कर सकते हैं। और तीसरा है कि अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाने एवं आपदा का सामना विश्वास से करने के लिए पहले से तैयार रहें। ये भी भूकंप से बचाव के संदर्भ में बिल्कुल सही कथन है। अगला प्रश्न है, जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जलप्रपात के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। इनमें से कोई भी कथन जो है जलप्रपात के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब विश्लेषण देखते हैं, विश्लेषण पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। विश्व में जो है हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेल जलप्रपात है और अन्य जलप्रपात जो है उत्तरी अमेरिका में
कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है और 2 ही कथन दिया हुआ है, दोनों बिल्कुल सत्य कथन है। कि नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, बिल्कुल सत्य है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस बड़े मोड़ों को क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है विसर्प। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है विसर्प। इसे विसर्प के नाम से जाना जाता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपवर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प जो है लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं। समय के साथ विसर्प जो है लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं। इसे कहते हैं चाप झील। चाप झील कहा जाता है इसे। अगला प्रश्न है, नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण कहाँ किया जाता है। ये क्या जाता है मैदानी भागों में। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण कहाँ किया जाता है। ये क्या जाता है मैदानी भागों में। ये देखिए चित्र के द्वारा समझाया गया है। चाप झील का निर्माण जो है मैदानी भागों में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नंबर कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रभाव तेज हो जाता है तथा नदी जो है अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वितरका कहा जाता है। ये बिल्कुल सत्य कथन नहीं है, ये असत्य कथन है। तो इसमें सत्य क्या है वो देख लेते हैं कि नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है और ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। ये बिल्कुल सत्य कथन है। नदी द्वारा लाए गए से अवसाद समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। ये भी बिल्कुल सत्य कथन है। तीसरा है, नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। ये भी सत्य है। डी नंबर इसमें वो सत्य था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका जो है केवल 1, 2 और 3 सही कथन है। केवल 1, 2 और 3 इसमें सत्य कथन है। ये कथन है कि नदी मोहनों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। दूसरा है, समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। तीसरा है, समुद्री तरंगें जो है लगातार शैलों से टकराती रहती है जिससे दरार विकसित होती है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी तटीय स्थलाकृतियां जो है समुद्री तरंगों द्वारा बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 ये चारों जो है स्थलाकृतियां समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती है। ये कौन कौन से हैं। ये है स्ट्रैक, समुद्री गुफा, समुद्र भृगु और तटीय मेहराब। अगला प्रश्न है, समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई गई तटीय स्थलाकृतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है 2 और 3 नंबर कथन सही नहीं है। इसमें
केवल 2 और 3 नंबर कथन सही नहीं है, बाकी 1 नंबर सही है। समुद्री गुफाओं के बड़े हो जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे स्टैक बनते हैं। और दूसरा है कि समुद्री गुफाओं का लगातार अपरदन से इसके छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार जैसी आकृतियां बचती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। ये दोनों कथन जो इसमें वो सत्य है। 1 नंबर इसमें सत्य है। 1 नंबर कथन है कि इसके तरंगों द्वारा शैलों में दरार विकसित होती है, जो समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल 1 और 2 नंबर कथन सही है और 2 ही कथन इसमें दिया हुआ है। ये है, जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। दूसरा है कि समुद्री तरंगें किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4, ये चारों कथन जो इसमें सही है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से हिमनद द्वारा बनाए गए गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। तीसरा है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। और चौथा है, हिमनद के द्वारा निक्षेप पदार्थ हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये चारों कथन जो इसके संदर्भ में बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपवर्तन क्रिया से होता है। छत्रक शैल का निर्माण जो है निम्न में से किसके द्वारा अपवर्तन क्रिया से होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पवन के द्वारा। छत्रक शैल का निर्माण जो है पवन के द्वारा अपवर्तन क्रिया से होता है। अगला प्रश्न है, छत्रक शैलें पाई जाती है कहाँ पर। छत्रक शैलें कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है रेगिस्तान में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, रेगिस्तान में। छत्रक शैलें रेगिस्तान में पाई जाती है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केवल 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन जो है इसमें सत्य है। केवल 1, 2 और 3 तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, जिसे बालू टिब्बा कहते हैं। और जब बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। और तीसरा है, चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वायुमंडल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। इनमें तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। यह वह वायु राशि है जिसने पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है वायुमंडल के संबंध में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका सही अवरोही क्रम है कि सबसे पहले नाइट्रोजन पाया जाता है अधिक मात्रा में, और फिर उससे कम रहता है ऑक्सीजन, उससे कम आर्गन और उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड। ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो है कथन 1 और 2 बिल्कुल सत्य है। कथन 1 और 2 जो इनमें सत्य है वो है, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है।
जब हम सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन के साथ फेफड़ों के कुछ नाइट्रोजन गैस भी चले जाते हैं। ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। ऊपर इसका प्रतिशत दिया हुआ था, मैं देख लेता हूँ। वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता 78% होती है, ऑक्सीजन का 21% और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, आर्गन जो है 0.93% और अन्य सभी गैस जो होते हैं वो होते हैं 0.04%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है केवल 1 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर जो है गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। और तीसरा है कि जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, इसे वायुमंडलीय तापन कहते हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग का वृद्धि का कारण क्या होता है। भूमंडलीय तापन का वृद्धि का कारण क्या होता है, इसे अंग्रेजी में हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। ग्लोबल वार्मिंग वृद्धि का कारण है कि पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ का पिघलना। दूसरा कारण है कि समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। और तीसरा कारण है कि दीर्घ अवधि में जो है इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ये तीनों जो है इसका कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन होना चाहिए, ये टाइपिंग फॉल्ट है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2, 3 और 4 नंबर कथन जो है इसका सत्य है। केवल 2, 3 और 4 नंबर कथन इसका सत्य है। ये है, हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। और तीसरा है, यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसमें जो है ये 2 कथन यहाँ पर दिया हुआ है, ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है कि हरे पादप जो है अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं, बिल्कुल सत्य कथन है। और दूसरा है कि मनुष्यों तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे यह संतुलन बना रहता है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं तीसरा कथन क्या है। तीसरा गलत है, चौथा नंबर फिर सत्य है। चौथा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 4 जो है इसमें सत्य था। 2 कथन हम उधर पढ़ लिए थे और चौथा कथन यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर किसको प्रभावित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर किसको प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है मौसम को। नहीं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये प्रभावित करता है मौसम और जलवायु दोनों को। मौसम और जलवायु दोनों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें जो है केवल 1, 2 और 3 नंबर कथन सही है। 1, 2 और 3 तीनों बिल्कुल सही है। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, और जब ठंडी वायु सघन और भारी होती है तब इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होता है। ठंडी वायु जो है सघन और भारी होता है, इसलिए इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। तीसरा है, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, हमारे वायुमंडल जो है 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर है क्रमशः। तो ये है पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर है क्रमशः क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल या आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। ये जो है पृथ्वी की सतह से ज्यों ज्यों आप ऊपर जाएंगे उस प्रकार से ये सब मंडल मिलेंगे। पहले क्षोभ मंडल मिलेगा आपको, पृथ्वी के ऊपरी वाले हिस्से को क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्षोभ मंडल मिलेगा पहले, फिर मिलेगा समताप मंडल, फिर मिलेगा मध्य मंडल और फिर मिलेगा बाह्य मंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, एवं फिर लास्ट में मिलेगा बहिर्मंडल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। क्षोभ मंडल के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। केवल 2 और 3 नंबर इसमें सही है। केवल 2 और 3 नंबर क्षोभ मंडल के संदर्भ में सही है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। हम जो है क्षोभ मंडल में ही जो मौजूद वायु होता है उसी में सांस लेते हैं, और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओला वर्षा इसी परत के अंदर होती है। यानी सारी मौसमी घटनाएं भी जो है इसी परत में होती है। इसका विश्लेषण थोड़ा देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होता है ये प्रश्न, कई बार पूछे जा चुके हैं कि क्षोभ मंडल जो है यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं और मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। अगला प्रश्न है, समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें जो है कथन 1, 2, 3 और 4 चारों बिल्कुल सत्य है समताप मंडल से संबंधित। क्षोभ मंडल का ऊपर वाला भाग समताप मंडल कहलाता है, बिल्कुल सत्य है, और यह जो है 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। इसी मंडल में ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ये चारों कथन जो है समताप मंडल के संदर्भ में बिल्कुल सत्य था। अब देखिए इसका विश्लेषण पढ़ेंगे हम। समताप मंडल जो है क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श होती है। मतलब हवाई जहाज भी जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन की परत पाई जाती है, और यह परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसें जो परावैंगनिक किरण होते हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। ये होती है समताप मंडल। समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ाने की परिस्थितियां होती है। अगला प्रश्न है, मध्य मंडल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है केवल 2 और 3 नंबर कथन सत्य है, बाकी 1 नंबर असत्य है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर की परत होती है, यानी वायुमंडल की तीसरी परत होती है। अब 1 नंबर कथन में दिया है वायुमंडल की चौथी परत, चौथी ये गलत है, इसीलिए ये जो है वायुमंडल की तीसरी परत होती है और समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है जो लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड जो है इस परत में आने पर जल जाते हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। इसका विश्लेषण देखेंगे कि मध्यमंडल जो है ये वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में जल जाते हैं। अगला प्रश्न है, बाह्य मंडल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें केवल एक नंबर कथन जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। आयन मंडल जो है बाह्य वायुमंडल का एक भाग होता है जो 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है, जिसमें पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है, बाकी ए नंबर असत्य है। इसका विश्लेषण देखेंगे, पता चलेगा ए नंबर क्यों असत्य है। ये है, बाह्य वायुमंडल में जो है बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह जो है 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, बहिर्मंडल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें सभी कथन जो है सत्य है। इनमें से सभी कथन जो है सत्य है। यहाँ से जो है हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती है, बिल्कुल सत्य है। बाकी दो कथन यहाँ पे है कि वायुमंडल की जो है सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है और यह वायु की सबसे पतली परत होती है। ये तीनों कथन जो है बहिर्मंडल से संबंधित है और यह बिल्कुल सत्य है। देख लेते हैं इसका विश्लेषण भी। बहिर्मंडल जो है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम एवं हाइड्रोजन जो है यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। केवल 2 और 3 जो है सही नहीं है। केवल 2 और 3 जो इसमें सही नहीं है। आर्द्र एवं गर्म मौसम हमें घूमने की योजना भी बना सकते हैं। आर्द्र एवं गर्म मौसम में हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं, सत्य नहीं है। अच्छा हवादार मौसम ही हमें आनंद देता है और किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। ये दोनों कथन जो है असत्य है। बाकी सत्य कथन पहला नंबर है कि वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति मौसम कहलाता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। इनमें जो है दोनों कथन सही नहीं है। तो सही क्या है फिर हम देखते हैं। सही है कि मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बदलता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल 1 और 2 यानी 2 ही कथन दिया हुआ है और दोनों बिल्कुल सत्य है। तो ये कथन है कि आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है और वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का तापमान बदलता है किसके अनुसार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी के अनुसार। वायुमंडल का तापमान बदलता है इनमें से सभी के अनुसार। तो वो है केवल दिन के अनुसार, केवल ऋतुओं के अनुसार, केवल रात के अनुसार। इन सभी के अनुसार जो वायुमंडल का तापमान बदलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 नंबर कथन जो है इसमें सत्य है। केवल 1 नंबर कथन सत्य है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है
आतपन यानी सूर्यातप कहलाती है। ये बिल्कुल सही है, बाकी 2 नंबर जो है गलत है। इसका विश्लेषण पढ़ेंगे। आतपन जो एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी तक रोक लेती है वह आतपन कहलाती है। आतपन की मात्रा जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी कथन इनमें से सत्य है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा का 2000 नहीं, ये हो गया लगभग 20 करोड़। पृथ्वी जो है सूर्य की ऊर्जा का 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग ही प्राप्त करती है। तापमापी तापमान मापता है, जबकि वायुदाब मापी वायुदाब मापता है। वर्षा मापी वर्षा के मापक मात्रा मापता है, और जबकि वाद दिग्दर्शी पवन की दिशा दर्शाता है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है कि डिग्री सेल्सियस के संदर्भ में से जो है निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही कथन है 1, 2 और 3। तीनों कथन जो है बिल्कुल सही है। तापमान को मापने की मानक इकाई को डिग्री सेल्सियस कहते हैं। इसका आविष्कार जो है एंडर सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है एवं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इनमें कौन सा कथन जो है सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल 1 और 2 नंबर कथन बिल्कुल सत्य है। केवल 1 और 2 नंबर कथन जो है इसमें सत्य है। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं, जबकि रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती है। दूसरा है कि नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान गांवों की अपेक्षा अधिक हो जाता है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, वायुदाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। केवल 1 नंबर जो है सही नहीं है। केवल 1 नंबर कथन इसमें सही नहीं है। तो वो है वायु हमारे शरीर पर निम्न दाब के साथ बल लगाती है। ये कथन जो है सही नहीं है। तो सही कथन क्या है? तो सही कथन है कि वायु का दाब जो है हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। दूसरा है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। ये भी सही है। 1 नंबर जो है गलत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है 1 और 2 दोनों कथन सही है। ये है वायुमंडल में ये है कि वायुमंडल में जो है ऊपर की ओर जाने पर दाब में तेजी से गिरावट होने लगता है। बिल्कुल सत्य है। और समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ये भी सत्य कथन है। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। केवल 1 और 2। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन जो इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जो है केवल 1 और 3 नंबर कथन जो है सत्य है। 1 और 3 नंबर कथन इसमें सत्य है कि वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप के द्वारा प्रभावित होता है। और तीसरा है, निम्न दाब क्षेत्र बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। ये दोनों कथन जो है सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। 1, 2, 3 और 4 ये
चारों कथन जो है इसमें बिल्कुल सत्य है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी एवं भारी होती है और ठंडी एवं भारी वायु उच्च दाब क्षेत्र से बनाती है। अगला है, उच्च वायु दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वस्थ आकाश होता है। और चौथा है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ये चारों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। इस तरह से हमारा ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा मेहनत अच्छा लग रहा हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य करें एवं कमेंट में बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।